अब हमारा मेन टॉपिक है रिकरियन। लेकिन रिकरियन को पढ़ने से पहले हम स्टैक और हिडन स्टैक को देखेंगे। इससे पहले मैं स्टैक को स्टार्ट करूं, मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि तीन फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, चाइल्ड का, फादर का और ग्रैंडफादर का। और मेन से हम ग्रैंडफादर के फंक्शन को कॉल करते हैं। ग्रैंडफादर के फंक्शन को कॉल जाती है और वो अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और उसने अपने अंदर कॉल किया हुआ है फादर को। और फादर के फंक्शन को कॉल जाती है और फादर ने अपने फंक्शन के अंदर कॉल किया हुआ है चाइल्ड को। ठीक है, अब चाइल्ड अपनी वर्किंग कंप्लीट करता है। ठीक है, उसके बाद रिटर्न कुछ करता है। इसमें तो कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, तो बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न होता है, नन। ठीक है, और यहाँ से नन रिसीव होता है। यहाँ पे मैं वैसे कुछ रिसीव नहीं कर रहा। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, और उसके बाद फादर रिटर्न नन करता है और उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो अगर आप इस प्रोग्राम की आउटपुट देखें तो क्या हो रहा है कि सबसे पहले फादर की ये पहली लाइन चली है, इनसाइड ग्रैंड फादर फंक्शन z इज इक्वल टू 30। उसके बाद फादर को कॉल गई है। जब फादर को कॉल गई है तो उसने अपने अंदर सबसे पहली लाइन प्रिंट कर दी, इनसाइड फादर फंक्शन y इज इक्वल टू 20। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड को कॉल गई। अब चाइल्ड को जब कॉल गई है तो उसने कर दिया इनसाइड चाइल्ड फंक्शन x इज इक्वल टू 10। और जब चाइल्ड ने रिटर्न नन किया उसके बाद ये लाइन चली, फादर फंक्शन रेज्यूम आफ्टर चाइल्ड। ठीक है, और जब फादर ने रिटर्न नन कर दिया तो ये लाइन चली, ग्रैंड फादर फंक्शन रेज्यूम आफ्टर फादर। अब यहाँ पे एक फ्लो फॉलो हो रहा है कि जब जो मोस्ट आखिर में फंक्शन कॉल हुआ है, जो कि चाइल्ड का फंक्शन कॉल हुआ था फादर के फंक्शन के अंदर, जब तक वो रिटर्न नहीं करेगा तब तक फादर का फंक्शन वेट करेगा। ठीक है, और उसके बाद अपनी लाइन उस फंक्शन के चलने के बाद वो एग्जीक्यूट करेगा। इस वजह से फादर फंक्शन रिज्यूम आफ्टर चाइल्ड आया जब चाइल्ड ने अपनी वर्किंग कंप्लीट कर दी और रिटर्न नन कर। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे क्यों नहीं हुआ कि जब मैंने चाइल्ड को अभी कॉल किया है तो कॉल अभी जा रही है उस तक, तो ये वाली लाइन फौरन से क्यों नहीं चल रही। माइंड में आता है ना ये सवाल। तो इस चीज को समझने के लिए कि ये इस तरह का बिहेवियर क्यों ये प्रोग्राम शो करता है, उसके लिए अब हम पढ़ेंगे स्टैक। तो स्टैक को समझते हैं हम। ये बेसिकली एक मैंने डायग्राम बनाई थी जो इस प्रोग्राम की विजुअलाइजेशन करती थी कि ग्रैंडफादर फादर को कॉल करता है, फादर चाइल्ड को कॉल करता है, और जब चाइल्ड अपनी वर्किंग कंप्लीट कर लेता है और रिटर्न करता है फादर को नन, तो फिर फादर अपनी वर्किंग को रिज्यूम करता है। एंड सिमिलरली फादर जब रिटर्न नन करता है ग्रैंडफादर को, तो ग्रैंडफादर अपनी वर्किंग को रिज्यूम करता है। अब बात कर लेते हैं स्टैक की। और स्टैक की बात इस वजह से कर रहे हैं कि ये जो अभी हमने बिहेवियर देखा है उस प्रोग्राम के अंदर, वो स्टैक के साथ कैसे इंटरलिंक है। तो अब पहले स्टैक को देख लेते हैं कि बेसिकली स्टैक होता क्या है, और उसके बाद हम दोबारा उस क्वेश्चन पे मूव करेंगे कि व्हाई दिस प्रोग्राम शो दिस बिहेवियर। ठीक है, तो स्टैक एक प्रोग्रामिंग में डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और उसकी खास बात ये है कि अगर आप स्टैक के अंदर एक बॉल रखते हो, लेट से आप ब्लू कलर की बॉल रखते हो और वो बॉटम पे गई है, उसके बाद आप एक और बॉल ऐड करते हैं ग्रीन कलर की, अब वो मिडन में है, और उसके बाद आप स्टैक के टॉप पे कुछ ऐड करते हो तो वो रेड है। कहने का मतलब ये है कि आप बेसिकली एक पुश नाम का ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कि आप कोई चीज एक स्टैक के अंदर पुश कर रहे हो। स्टैक बेसिकली क्या है, एक थैली है, और आपने उसके अंदर ग्रीन या ब्लू बॉल डाली, उसके बाद आपने उसके अंदर ग्रीन बॉल डाली, और उसके अंदर आपने रेड बॉल डाली। अब रेड बॉल सबसे ऊपर है, उसके बाद ग्रीन बॉल है, और उसके बाद ब्लू बॉल है। अब आपको ये कहा जाता है कि आपने ग्रीन बॉल निकालनी है, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते कि आप उस थैली में उस स्टैक के अंदर हाथ डालें और ग्रीन बॉल को निकाल दें। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। स्टैक की खास बात ये है कि जौन सी चीज आपने सबसे आखिर में डाली है वही सबसे आप पहले निकाल सकते हो। इस स्टैक के अंदर मैं पहले रेड को बाहर निकालूंगा और फिर ग्रीन को बाहर निकालूंगा जो मुझे चाहिए होगी। अब इस बिहेवियर का उस प्रोग्राम के साथ क्या ताल्लुक है। तो अगर आपको स्टैक समझ आ गया तो अब आपने ये कंसीडर करना है, ये जो बॉल्स है हमारी,
ये बेसिकली फंक्शंस है, ठीक है। और फंक्शंस किस तरह से पड़े हुए हैं हमारे स्टैक के अंदर, कि जो सबसे आखिर में फंक्शन कॉल हुआ है वो चाइल्ड है, वो टॉप ऑफ द स्टैक पड़ा है। उसके बाद फादर का फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद ग्रैंडफादर का फंक्शन कॉल हुआ, और उसके बाद मेन है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जब सबसे पहले मेन फंक्शन बनता है तो मेन स्टैक के अंदर पुश हुआ, फिर ग्रैंडफादर पुश हुआ, फिर फादर पुश हुआ, और फिर चाइल्ड पुश हुआ, ठीक है। अब फादर तब तक वेट करेगा जब तक चाइल्ड अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर लेता। उसकी वजह ये है, वही वाली बात, कि जैसे मैं ग्रीन बॉल को बाहर नहीं निकाल सकता जब तक रेड बॉल ऊपर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले रेड बॉल निकालनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे जब तक चाइल्ड को हम बाहर नहीं निकालेंगे, फादर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये जो बिहेवियर है वो स्टैक की वजह से अचीव हुआ, ठीक है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो इसी बिहेवियर को शो करेगा, और हम एक स्टैक की इंस्पेक्शन करेंगे, और वो जो स्टैक होगा वो हिडन स्टैक होगा, जो कि हर प्रोग्राम के हिडन में बनता है, ठीक है, हर प्रोग्राम के बैकएंड में बनता है। और उसके अंदर हम स्टैक के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज पड़ी हुई है। ओके, तो ये एक प्रोग्राम है जिसमें मैंने इंस्पेक्ट का मॉड्यूल ऐड किया है। इस मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है इंस्पेक्ट डॉट स्टैक। ये स्टैक के अंदर जो तमाम चीजें हैं वो रिटर्न कर देता है। मैं लूप से आइटरेटिवली पिक कर रहा हूँ और फिर उन्हें प्रिंट करवाता हूँ। अब प्रिंट करवाने से पहले एक चीज का आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, कि जो गूगल कोलैब के अंदर सेल होता है ना, उसकी एक वर्चुअल आईडी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा एक सेल है तो इसे मैं कोई आईडी दे दूंगा, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो वन, कोई भी, मतलब मैं एक आईडी साइन कर दूंगा। और उस आईडी का मकसद ये होगा कि इस नाम से जब मैं सेल को रन करूंगा तो वो वर्चुअल एड्रेस पिक होगा, और उस वर्चुअल एड्रेस के पिक होने से ये मेरा सेल चल जाएगा। और ये जो चीज है ना वो स्टोर होती है टेम्प के अंदर, आई पाइथन डायरेक्टरी के अंदर। तो मैंने क्या किया है, इफ टेम्प आई पाइथन इन फ्रेम डॉट फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या है यहाँ पे, तो फाइल नेम बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के अंदर का एट्रीब्यूट है, उसके ऊपर मैंने आइटरेट करवाया हुआ। और उस फ्रेम को कॉल करते हुए मैंने उसके दो मजीद एट्रीब्यूट फंक्शन और लाइन नंबर को प्रिंट करवाया। और फाइल नेम बेसिकली वही एड्रेस है जिसकी मैंने ऊपर बात की, ये वाले की। इन तीनों की चीजों को जब मैंने प्रिंट करवाया तो वो मेरे पास ये आ गया कि फंक्शन चाइल्ड है, वो लाइन 10 पे पड़ा है, और जो उसका वर्चुअल एड्रेस है इस सेल का वो ये है। वो तमाम जगह पे एक ही आपको नजर आ रहा है, और उसकी वजह ये है कि ये तमाम कोड एक ही सेल के अंदर लिखा हुआ है। अब चाइल्ड है, देन फादर है, देन ग्रैंड फादर फादर है, और फिर मेन है। अब ये बिहेवियर वही बिहेवियर है जिसका हम जिक्र यहाँ पे कर रहे थे, कि चाइल्ड सबसे ऊपर, देन फादर, देन ग्रैंडफादर, और देन मेन फ्रेम। और यहाँ पे भी वैसे ही है, चाइल्ड, फादर, ग्रैंडफादर, और फिर मेन फ्रेम, ठीक है, मेन फंक्शन बेसिकली। तो ये वही इंस्पेक्शन है जो सी मैंने आगे आपको डिटेल में बताई थी, और ये अब उस टैग का बिहेवियर उसने शो कर दिया। उसके बाद फादर ने अपनी वो वाली लाइन प्रिंट की, फादर फंक्शन रिज्यूम आफ्टर चाइल्ड, एंड देन ग्रैंड फादर फंक्शन रिज्यूम आफ्टर फादर। ओके, तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हमेशा स्टैक बनता है। मतलब ये तो आपने फंक्शन के जरिए बता दिया कि फंक्शन किस तरह से यूटिलाइज हो रहे होते हैं, और स्टैक किस तरह उन फंक्शन को स्टोर करता है, और किस तरह से वो स्पेसिफिक बिहेवियर शो होता है। तो अगर हम सिर्फ हेलो वर्ल्ड करते हैं तो क्या तब भी बैकएंड पे स्टैक बनता है? तो बिल्कुल बनता है। तो ये मैंने स्टैक की इंस्पेक्शन कर दी, और सिंपल सिर्फ मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया हुआ है इस प्रोग्राम के अंदर। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो कि स्टैक के अंदर पड़ी होती हैं, और वो सिस्टम फंक्शन कॉल्स होती हैं जो कि इस पाइथन को चलाने के लिए भी ज़रूरी होती हैं। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि है रिकरियन, हमारा टॉपिक। अब रिकरियन बेसिकली है क्या? तो मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ रिकरियन, ठीक है। और गूगल मुझसे पूछता है डिड यू मीन रिकरियन।
मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एंड वो दोबारा मेरे से पूछता है डिड यू मीन रिकरियन। मैं अगर 100 दफा भी ये काम करता रहूंगा तो वो मेरे से रिकरियन रिकरियन पूछता रहेगा। अब बेसिकली ये मेरे साथ गूगल एक छोटा सा मजाक कर रहा है, क्योंकि जब आप रिकरियन की डेफिनेशन को पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो रिकरियन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि रिकरियन is a programming technique where a function call itself within its own definition, कि एक फंक्शन अपने अंदर अपने आप को खुद ही कॉल करता है और ये रिकरियन है। जैसे ये पिक्चर है तो एक रिकरियन के अंदर रिकरियन, उसके अंदर फिर रिकरियन, उसके अंदर फिर रिकरियन। तो एक फंक्शन जब अपने आप को कॉल करता है तो ये रिकरियन कहलाता है। दिस allows for solving problem by breaking them down into smaller self similar sub problem. Essentially, it is a way of defining something in terms of itself, often with a base case to scope the repeated calls। ठीक है। तो ये रिकरियन की बेसिकली ये डेफिनेशन है छोटी सी। उसके बाद बात कर लेते हैं रिकरियन वर्सेस आइटरेटिव सॉल्यूशन। तो अभी तक हमें रिकरियन को इतना समझा है कि रिकरियन होता है जी एक फंक्शन अपने अंदर अपने आप को खुद ही कॉल कर लेता है, तो ये रिकरियन है। और इसके अंदर हम करते ये हैं कि प्रॉब्लम्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और फिर हम उसे सोल्व करते हैं। अब जनरली प्रोग्रामिंग के अंदर दो तरह के सॉल्यूशन लिखे जाते हैं, एक होता है रिकरियन बेस्ड सॉल्यूशन और एक होता है आइटरेटिव बेस्ड सॉल्यूशन। अब जो आइटरेटिव बेस्ड सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होता है कि हम लूप्स वगैरह यूज कर लेते हैं और स्पेसिफिक कोड को हम आइटरेटिवली रिपीट कर लेते हैं। अब रिकरियन के अंदर कोई लूप एग्जिस्ट नहीं करता। अब मैं अगर एक लूप का कोड करता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है, और इसके अंदर मैं 5 तक लूप चलाना है तो मैं क्या करता हूँ लूप लगा लेता हूँ और इस तरह आई प्रिंट कर लूंगा। और ये क्या होगा कि ये जो मेरा आई है ये ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है ना ये बार बार रिपीट हो जाएगा और इंक्रीमेंट होता जाएगा। अब इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो आइटरेटिव बेस्ड सॉल्यूशन कहलाते हैं, मतलब जिस प्रोग्राम में भी लूप आ जाए वो आइटरेटिव बेस्ड सॉल्यूशन है। अब रिकर्सिव सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर मैंने लूप लिखना है और जो लूप मैंने लिखना है वो लूप के बगैर लिखना है और उसका रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखना है, तो फिर किस तरह से ये सारी चीजें होती। तो हम सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं रिकरियन को। और रिकरियन का जो मैं फर्स्ट प्रोग्राम करूंगा उसमें करना ये है कि हमने लूप चलाना है, ठीक है, लेकिन लूप के बगैर लूप चलाना है। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ लूप के नाम से और उसके अंदर मैं 3 चीजें पास कर लेता हूँ, स्टार्ट, एंड और इंक्रीमेंट। ठीक है, कि मैंने कितने का इंक्रीमेंट करना है। और ये मेरे पैरामीटर्स हैं बेसिकली। अब इसके अंदर मैं करता क्या हूँ, अब मैंने करना ये है कि सबसे पहले एक कंडीशन आएगी इफ स्टार्ट ग्रेटर देन है एंड से, तो रिटर्न कर दो कुछ भी नहीं, बेसिकली नॉन रिटर्न कर। अब एल्स में क्या होगा, एल्स एल्स में ये होगा जी कि आप प्रिंट कर दें स्टार्ट को और दोबारा ये फंक्शन कॉल कर दें और स्टार्ट के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है। और यहाँ पे जी इस फंक्शन को कॉल कर दें मेन में जाके, ताकि आप आउटपुट देख सकें इसकी क्या आती है। तो स्टार्ट मैं 1 से कर लेता हूँ, एंड मैं 5 पे कर लेता हूँ, और जो इंक्रीमेंट है वो भी 1 पे कर लेता हूँ। और अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन और देखते हैं मेरी आउटपुट क्या आती है। तो एरर आया वो इस वजह से कि मैंने यहाँ पे कॉलन नहीं लगाए और ये मैंने प्रिंट करवा दिए 1 2 3 4 5। अब ये बेसिकली एक रिकरियन की प्रॉब्लम है। और अब हम ये देखते हैं कि ये स्टैक जो मैंने आपको समझाया है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो मैं जाता हूँ पहले पाइथन ट्यूटर पे ताकि आपको अच्छी सी विजुअलाइजेशन करवा सकूँ।
तो यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ जी अपना वही कोड और इसे करते हैं विजुअलाइज। मैंने प्रोग्राम की विजुअलाइजेशन स्टार्ट की। सबसे पहले ग्लोबल फ्रेंड के अंदर लूप नाम का फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर स्टार्ट एंड और इंक्रीमेंट में वैल्यूज दी 151। उसके बाद बेस कंडीशन चेक हुई, और बेस कंडीशन हमारी क्या है कि इफ स्टार्ट ग्रेटर देन एंड से, तो 1 > 5 से कंडीशन हमारी हुई फॉल, तो ये वाला केस तो नहीं चलेगा। एल्स में आया, एल्स में जाके उसने लूप ने अपने आप को दोबारा कॉल किया, प्रिंट 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद लूप ने अपने आप फंक्शन ने अपने आप को दोबारा कॉल किया, और लूप को हमने जब दोबारा कॉल किया तो वो स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट की वैल्यू जो है वो 2 है, ठीक है। और 2 > है 5 से कंडीशन फिर गलत हुई, तो एल्स पार्ट फिर रन हुआ। फिर हमने दोबारा फंक्शन को कॉल किया, अब स्टार्ट की वैल्यू 3 है, कंडीशन फिर फॉल हुई। अब फिर हमने रन किया तो स्टार्ट की वैल्यू हो गई 5 और एंड की वैल्यू भी है 5, तो 5 > 5, तो कंडीशन अभी भी जो है वो फॉल ही है। तो इस वजह से 5 प्रिंट होगा, और जब 5 प्रिंट हो जाएगा लूप फंक्शन अपने आप को दोबारा कॉल कर देगा। अब स्टार्ट की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। अब जब 6 हुई है ना, तो 6 > 5 है, तो अब कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई। अब इसमें जो स्टैक का बिहेवियर मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो ये है कि जब पहली दफा लूप का फंक्शन कॉल हुआ है तो वो बॉटम है। समझ लें कि ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है स्टैक का, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 इंडेक्स है, ये 4 इंडेक्स है, ये 5 इंडेक्स है, और ये 6 इंडेक्स है। अब 6 जो इंडेक्स है ना, वो आप उसी स्टैक जो बॉल्स वाली हमने एग्जांपल की है ना, उसी को अपने माइंड में लाएं, और जो 6 नंबर है ना, ये सबसे ऊपर चीज पड़ी हुई है। तो अब सबसे पहले यही चीज को हमने निकालना है भाई, ठीक है। तो अब हमने किया जी नेक्स्ट, तो क्या हुआ, ये कंडीशन पे आ गए 6 > एंड 5 है, तो कंडीशन अब होगी हो जाएगी ट्रू। तो कंडीशन ट्रू हुई और रिटर्न नन किया इसने, ठीक है। उसके बाद रिटर्न कौन करेगा, फिफ्थ इंडेक्स वाली चीज, फिर फोर्थ इंडेक्स वाली चीज, फिर 3 इंडेक्स वाली चीज, फिर 3 इंडेक्स वाली चीज, फिर 2 इंडेक्स वाली चीज, और फिर 1 इंडेक्स वाली चीज अपनी रिटर्न कर देगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्टैक का बिहेवियर शो करवाने के लिए मैंने विजुअलाइजेशन की है। अब मैं आता हूँ कोड पे वापस। अब मैंने दो कंडीशंस लिखी थी बेसिकली, एक थी बेस कंडीशन, ठीक है, इसे हम कहते हैं बेस कंडीशन, और इसे हम कहते हैं जी अल्टरनेटिव केस। कि अगर तो मेरी बेस कंडीशन ट्रू हो जाती है तो रिटर्न नन कर दो, अल्टरनेटिव केस में आप ये कर दो। अब बेस कंडीशन को सोचा कैसे जाए, ठीक है। तो बेस कंडीशन को सोचा इस तरह जाता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सबसे छोटी स्टेज पे ले जाते हो, और छोटी स्टेज पे अगेंस्ट आपने क्या चीज करवानी होती है, क्या रिटर्न करवाना होता है, वो आप यहाँ पे लिख देते हो। और अल्टरनेटिव केस में आपकी प्रॉब्लम जो होती है वो छोटी स्टेजेस पे पहुंचने के लिए आप एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। आगे हम इसके रिलेटेड और भी प्रोग्राम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, फिल वक्त एक और प्रोग्राम मैं स्टार्ट करता हूँ जिसमें हम बेस कंडीशन और फिर अल्टरनेटिव केसेस पे अच्छे से बहस करेंगे, तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। और वो प्रोग्राम ये है कि मैंने 5 × 4 करना है, उसका आंसर आता है 20। लेकिन मेरे पास क्या है कि मल्टीप्लाई का ऑपरेटर जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो मैंने मल्टीप्लाई के सिंबल को यूज नहीं करना, और मैंने करवाना मल्टीप्लाई ही है। तो अगर मैं 4 दफा प्लस कर दूं, ठीक है, तो फिर भी मेरा आंसर जो है वो 20 आ जाता है, ठीक है। आंसर मेरा 20 आ जाता है। अब इसमें ये जो सोल्यूशन है ना, आइटरेटिवली भी आप कर सकते हो और रिकरियन से भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रिकरियन है, तो हम रिकरियन सॉल्यूशन पे ज़्यादा बात करेंगे। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ मल्टीप्लाई के नाम से, जिसके अंदर दो पैरामीटर है,
ए और बी। अब यहाँ पे एक चीज सोचनी है आपने, और वो चीज सोचनी ये है कि ए में तो 5 भेजेंगे हम, बी में 4 भेजेंगे, तो बेस कंडीशन क्या होगी? तो ए के अंदर पड़ा हुआ है 5, और बी के अंदर पड़ा हुआ है 4, 5 और 4। अगर मैं करूं ये कि इसे डिक्रीमेंट कर दूं, ठीक है, इसे फिर डिक्रीमेंट कर दूं, और इसे फिर डिक्रीमेंट कर दूं, तो हमें ये पता चला कि कंडीशन में ये लिखूंगा कि अगर बी की वैल्यू 1 हो जाए तो रिटर्न कर दो 5, ठीक है। और अल्टरनेटिव केस में क्या करो कि 5 प्लस फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो। तो बेस कंडीशन ये है कि जो सबसे छोटी स्टेज है ना वो है, तो मैं अब सबसे पहले तो बेस कंडीशन लिखता हूँ। इफ बी इज इक्वल टू 1 हो जाए तो आप क्या करो, रिटर्न, आप ए को रिटर्न कर दो। अल्टरनेटिव केस में क्या करना है कि एल्स में जाओ और उधर कर दो रिटर्न ए प्लस, और फंक्शन को दोबारा कॉल कर दो, ठीक है। और उसके अंदर भेजना क्या है, ए कोमा बी माइनस 1। ये वही वाली बात कि बी को डिक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई के नाम से ही है इस फंक्शन का नाम, 5 4 भेज देता हूँ, और इसी को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होने लग पड़ा होगा कि बेस कंडीशन किस तरह डिसाइड करके लिखते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ रन, और मेरा आंसर 20 आ गया। तो आपने बेस कंडीशन सोच के लिखनी है, और फिर अल्टरनेटिव केस में फंक्शन को कॉल करना है, तो वो ये थोड़ा सोचने वाला अमल है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगी। एक और प्रोग्राम हम लिखते हैं जिसके अंदर हमने करना ये है कि हमने एक स्ट्रिंग लेनी है यूजर से। यूजर से यहाँ आप हार्ड कोड कर लें, रिकरियन के नाम से मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ। और अब मैंने करना ये है कि मैंने इसे रिवर्स में प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये मेरा रिकरियन का रिवर्स है। तो अब मैं ये कैसे करूँ, क्वेश्चन आता है। तो और इसकी बेस कंडीशन क्या लिखूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अल्टरनेटिव केस में क्या करूँ। तो मैं ये सोचना स्टार्ट करता हूँ कि अगर मैं अपने इस स्ट्रिंग की लेंथ को कम करना शुरू हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पहले मैंने आई रिमूव की, आर रिमूव किया, फिर ई रिमूव किया, फिर मैं सी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरह फिर मैं यू रिमूव कर देता हूँ। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ कि मैं एक एक लेंथ कम करता जा रहा हूँ इसकी। ये मैं क्यों कर रहा हूँ उसके ऊपर बाद में आते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने इसकी एक एक लेंथ को कम कर दी। तो जब मैंने एक एक लेंथ को कम किया तो मैं एक स्टेज पे पहुंच गया कि मेरी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर ए की करेक्टर पड़ा है, और वो एन है। और अगर आप देखो, जो मेरा रिवर्स है उसका पहला एलिमेंट भी एन है। तो मैं ये करना ये चाहता हूँ कि मैं जब इस स्टेज पे पहुंचूं तो मैं यहाँ पे कर दूं रिटर्न एन। और जब मैं यहाँ पे हूँ तो मैं इस स्टेज पे रिटर्न कर दूं ओ, क्योंकि इस स्टेज पे मेरे पास ओ एन पड़ा है। तो मैं सिर्फ जीरो इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है ना वो रिटर्न कर दूं। और इधर क्या मैं रिटर्न करूं, रिटर्न आई, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी मैं पहला इंडेक्स रिटर्न कर लेता हूँ, और वो है एस। इसी तरह ये मैं जल्दी से लिख लेता हूँ।
ठीक है, तो मैंने अभी तक किया गया है कि मैंने सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया और मैं इस स्टेज पे पहुंच गया कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ जो है वो सिर्फ वन रह जाए। और जब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ वन रह जाए तो मैं उसी को रिटर्न कर दूं। ठीक है। और फिर उससे पिछले स्टेप पे मैं जाऊं और वहां पे मेरे पास पड़ा हो ओ एन, तो उसमें से मैं जीरो ओ रिटर्न करवा दूं। और फिर उससे पिछले स्टेप में जाऊं तो आई ओ एन पड़ा हो तो मैं आई रिटर्न करवा दूं। और जब मैं इन चीजों को कंकेटिनेट कर दूं जो कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न करवाई होंगी तो वो मेरी यही चीज बन जाएगी। अब इसमें बेस कंडीशन क्या है? तो बेस कंडीशन यही है कि जब मेरी स्ट्रिंग की लेंथ वन हो जाए तो मैं ये रिटर्न कर दूं। एल्स में मैं क्या करूं कि मैं फंक्शन को दोबारा कॉल करता रहूं और अपनी स्ट्रिंग की लेंथ को एक एक दर्जा कम करता जाऊं। ठीक है। तो अब इसी का मैं प्रोग्राम लिखता हूं तो आपको मजीद समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूँ जी डेफ रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है। और उसके अंदर मैं ले लेता हूँ एक एस नाम का पैरामीटर। और मैं अब करना क्या चाहता हूँ कि इफ लेंथ ऑफ एस वन हो जाए तो मैं रिटर्न कर दूं एस को। एल्स में क्या हो कि मैं रिटर्न करूं इसी फंक्शन को कॉल करके। और इस फंक्शन में मैंने अभी करना क्या है कि मैंने लेंथ को कम करना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं स्लाइसिंग का कंसेप्ट यूज कर लेता हूँ कि जीरो इंडेक्स पे छोड़ के, जीरो इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है ना उसे छोड़ के उसके अगली सारी चीजें भेज दो। जैसे रिकरियन है तो आर को छोड़ के ये वाली चीज भेज दो, फिर ई को छोड़ के ये वाली चीज भेज दो। जितनी दफा भी हमारे अल्टरनेटिव केस चलेंगे तो बेसिकली मैं ये काम कर, फिर उसके बाद मैं कर रहा हूँ जी प्लस एस ऑफ जीरो इंडेक्स, कि जो चीज जीरो इंडेक्स पे पड़ी हुई है वो चीज रिटर्न कर दो। ठीक है। और अब मैं इस फंक्शन को करता हूँ कॉल रिवर्स स्ट्रिंग के नाम से। और इसके अंदर मैं पास करता हूँ एस, सॉरी इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ रिकरियन। ठीक है। और अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। और अब मैं प्रोग्राम पे करता हूँ रन, तो आप देखेंगे कि ये मेरे पास रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे जब रिटर्न हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं हो रहा कि ये यहाँ पे कंकेटिनेट हो रही है कहीं पे चीज। ठीक है। यहाँ किसी वेरिएबल के अंदर ये चीज पड़ी हुई है, ये किसी वेरिएबल के अंदर नहीं पड़ा। ये जब रिवर्स कॉल बैक आएगी, ठीक है, कि रिवर्स पॉप आएगी तो वहां पे वो कंकेटिनेशन हो रही है और ये फिर पूरा फंक्शन चीज रिटर्न कर रहा है। ये किसी वेरिएबल के अंदर नहीं पड़ा हुआ, ये जो रिवर्स होकर चीज पड़ी हुई है ना, ये किसी वेरिएबल के अंदर नहीं पड़ी हुई, कहीं कंकेटिनेट नहीं हुई। बल्कि जब रिवर्स कॉल बैक आती है जिसे हम पॉप का ऑपरेशन कहते हैं, जब हम चीजें निकालते हैं, वो जब पहले एन को रिटर्न करेगा, फिर ओ को रिटर्न करेगा, देन आई को रिटर्न करेगा, देन एस को, वो चीज है। तो ये किसी वेरिएबल में नहीं पड़ी बल्कि ये पूरा फंक्शन एंड पे जो रिटर्न करेगा ना वो रिवर्स स्ट्रिंग पड़ी होगी। तो इसको विजुलाइज कर लेते हैं हम पाइथन ट्यूटर पे जाके। और इस प्रोग्राम को करते हैं जी विजुलाइज। और ये मैं विजुलाइजेशन अपनी स्टार्ट कर देता हूँ। तो आप देखें ग्लोबल फ्रेम के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग के नाम का एक फंक्शन है, उसमें हमने रिकरियन भेजा है। अब हुआ क्या कि लेंथ ऑफ एस लेस देन इक्वल टू वन नहीं है तो अल्टरनेटिव केस रन होगा। अल्टरनेटिव केस में आप देखें आर को निकाल के हमने सब भेज दिए। अब आप देखते जाएंगे कि हम पहले पहली चीज को निकाल के ना भेजते जाएंगे जब तक हमारा बेस केस ट्रू नहीं होता। अब यहाँ पे हमारा बेस केस ट्रू हो जाएगा तो वो कर देगा रिटर्न एन। ठीक है। अब ये रिटर्न जो है वो पिछले फंक्शन के पास जाएगा जो कि पिछले कॉल बैक के अंदर पड़ा हुआ है, और वहां से रिटर्न हो जाएगा ओ। ठीक है। फिर रिटर्न हो जाएगा आई, फिर रिटर्न हो जाएगा एस, फिर रिटर्न हो जाएगा आर। ठीक है। और ऐसे करते करते वो सारी चीज रिटर्न हो जाएगी
जो कि रिवर्स स्ट्रिंग है, वो हमारे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट हो जाएगी और ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद एक और प्रोग्राम को हम देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने करना ये है कि हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। और फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, लेट्स से मैं कहता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो वो कैसे किया करते थे? वो हम करते थे कुछ इस तरह कि 5 into 4 into 3 into 1, ठीक है, और वो आता है 120। अब इसमें एक बात गौर करने वाली है, और वो ये है कि अगर मैं सिर्फ 5 into 4 का फैक्टोरियल करता हूँ, तो मेरा आंसर क्या है? तो 4 का फैक्टोरियल भी ऐसे ही कैलकुलेट होगा, 4 into 3, 3 into 2, 2 into 1, और उसका जो आंसर होगा वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे आंसर मिल जाए 3 के फैक्टोरियल का, तो तब भी कैलकुलेट हो सकता है। इसी तरह अगर हम इसमें डीप डाइव करें, तो 5 into 4 into 3 into 2 का फैक्टोरियल करें, तब भी कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर हम 5 into 4 into 3 into 2 into 1 करें, तो तब भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? अब यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं आखिर में ये भी कर दूं कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 0 फैक्टोरियल करें, तो फिर भी आंसर 120 है। अच्छा, जीरो का जो फैक्टोरियल है वो बाय डेफिनेशन 1 होता है, और 1 का फैक्टोरियल भी बाय डेफिनेशन 1 होता है। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? अब हम अपना प्रोसेस डेवलप कर रहे हैं बेस कंडीशन लिखने के लिए, कि बेस कंडीशन में अगर हमारी वैल्यू 0 या 1 हो, तो हम रिटर्न कर दें 1, ठीक है। एल्स केस में हम क्या करें कि हम फैक्टोरियल के फंक्शन को दोबारा कॉल कर दें, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर दें कोई नंबर, ठीक है। वो नंबर क्या होने चाहिए? कुछ ये नंबर होने चाहिए, 5 4 3 2 1। तो बेस केस तो हमें पता चल गया कि 1 या 0 वैल्यू हो जाए, तो हम क्या रिटर्न कर दें? 1, ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन जो 1 और 0 का फैक्टोरियल है वो 1 ही है। और अल्टरनेटिव केस में हम क्या करें कि हम एक नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करते हैं, और फंक्शन के अंदर वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं। तो मैं इसका प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर आपको मजीद समझ आएगी इस प्रोसेस की। तो डेफ, ठीक है, फैक्टोरियल के नाम से मैं फंक्शन लिखता हूँ, और उसके अंदर मैं एक पैरामीटर बना लेता हूँ n के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैं सबसे पहले बेस कंडीशन लिख लेता हूँ, इफ n टू 0 हो और n टू 1 हो, तो क्या हो? रिटर्न में कर दूं 1, ठीक है। एल्स में क्या करना है? एल्स में ये करना है कि मैं n को मल्टीप्लाई कर लूं और फैक्टोरियल के फंक्शन को दोबारा कॉल कर लूं, और उसके अंदर मैं भेज दूं n-1, ठीक है। और जो भी चीज रिटर्न हो इस फंक्शन से, वो मैं किसी वेरिएबल में रिसीव करके प्रिंट करवा दूं। तो मैं लिखता हूँ आंसर, फैक्टोरियल को कॉल करता हूँ, और फैक्टोरियल के अंदर मैं 5 भेज देता हूँ, और फिर मैं प्रिंट कर लेता हूँ आंसर वेरिएबल। और अब मैं करता हूँ इस कोड को रन, तो मेरा आंसर आ गया 120, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस प्रोग्राम में एक्चुअल में हुआ क्या है। तो सबसे पहले फैक्टोरियल कॉल हुआ था, ठीक है। तो मैं मल्टी लाइन कमेंट आउट कर लेता हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो फैक्टोरियल ये कॉल हुआ था, तो n के अंदर गया था 5, ठीक है। उसके बाद अभी ये केस बेस केस 2 नहीं है, तो रिटर्न 1 नहीं होगा, एल्स चला होगा। तो एल्स में हुआ क्या होगा? 5 इंटू फैक्टोरियल, ठीक है, और n-1 किया तो 4 चला गया। अब
अगली दफा क्या हुआ होगा? अगली दफा ये हुआ होगा 5 into 4, ठीक है, एन की वैल्यू 4 होगी इंटू फैक्टोरियल, ठीक है, और इसके अंदर 3 गया होगा। इसी तरह फिर 5 into 4 into 3 इंटू फैक्टोरियल 2 गया होगा। और फिर लास्ट में 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल 1 गया होगा। और 1 जब गया होगा तो ये बेस केस 2 हो गया होगा और रिटर्न हो गया होगा 1, ठीक है। अब यहाँ से 1 रिटर्न हुआ, 1 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, ठीक है, इस स्टेप में, ठीक है, वो हो गया 2, 2 रिटर्न हुआ, 2 फिर मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ, तो वो 6 हो गया। अब 6 यहाँ से रिटर्न हुआ, 6 ने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या हो गया 24, 24 यहाँ से रिटर्न हुआ, और 24 जब 5 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो इसने रिटर्न कर दिया 120, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कोड वर्क कर रहा है। खैर इसको हम विजुअलाइज कर लेते हैं एक दफा पाइथन ट्यूटर पे जाके, ताकि आपको मजीद अच्छे से समझ आ सके। अ, ये मैंने कोड को पेस्ट किया पाइथन ट्यूटर के ऊपर और अपनी विजुअलाइजेशन स्टार्ट की। तो क्या हुआ कि ग्लोबल फ्रेम के अंदर एक फंक्शन है फैक्टोरियल के नाम से, वो रन करो और उसके अंदर 5 भेज दो। अब बेस केस चेक हुआ तो बेस केस तो एंड पे ट्रू होना है, तो एल्स में आ गए। तो एल्स में क्या हुआ कि एन की वैल्यू कम होके चली गई। तो ये सारी चीजें स्टैक में, हिडन स्टैक के अंदर जा, और अब क्या हुआ कि दोबारा से N3 हो गया, फिर N2 हो गया, और फिर N1 होगा। जब N1 होगा तो हमारा बेस केस ट्रू हो जाएगा, ये वाली कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ से रन करेंगे हम तो रिटर्न हो जाएगा 1, ठीक है, तो 1 रिटर्न हुआ, वो पिछले में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो रिटर्न अब 2 करेगा, वो अब पिछले में जाके मजीद मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो वो 6 आ जाएगा। अब 6 रिटर्न होगा और वो पिछले में जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 24 आ जाएगा, और 24 पिछले कॉल बैक में जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा और वो 120 जो कि हमारा रिजल्ट है वो स्क्रीन पे प्रिंट करवा देगा। तो इस तरह से फैक्टोरियल का फंक्शन रन करता है। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम पे हम बात कर लेते हैं, और वो प्रॉब्लम है फिबोनाची सीरीज की प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फिबो सीरीज है क्या, ठीक है, मतलब कि फिबोनाची सीरीज है क्या। तो फिबोनाची सीरीज 0 से स्टार्ट होती है और हमें उससे अगला नंबर एक चाहिए होता है, तो 0 और 1 को अगर ऐड करें तो उसका रिजल्ट आता है 1, ठीक है। 0 के मतलब स्टार्ट ये बात है कि हम पिछले दो नंबर को ऐड करके जो उसका आंसर होता है वो आगे लिख लेते हैं। तो 0 और 1 को ऐड किया तो उसका आंसर आ गया 1। तो 0, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये 1 कहाँ से आया। तो ये 1, 0 को 0 में ऐड करें या 0 के पीछे कोई नंबर नहीं था तो हमें पहले दो इनिशियल पोजीशन लेनी पड़ती हैं, 0 और 1। इन दोनों को ऐड करके हमारा आंसर आ गया 1। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। एंड सिमिलरली 3 और 5 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8। और 5 और 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13, और ये चीज इस तरह चलती जाएगी। होपफुली फिबोनाची सीरीज आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब इसमें एक बात तो हमें समझ आ गई कि हमारे पहले दो नंबर क्यों आए, उसके बाद ये वाला 1 कैसे आया, हमने पिछले दो नंबर्स को ऐड किया। अच्छा, अगर मैं इस 8 की बात करता हूँ तो 8 का आंसर कैसे आया कि उससे पिछले नंबर 5 और 3 को ऐड करके 3 + 5 8 आया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं 8 को n कहता हूँ तो n-1 वाली पोजीशन जो कि 5 है और n-2 वाली पोजीशन जो कि 3 है, इन दोनों को ऐड करके मेरा 8 आंसर आया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये मेरा अल्टरनेटिव केस होगा रिकरियन फंक्शन का। और बेस केस क्या होगा, तो मुझे इतना पता चल गया कि अगर तो n की वैल्यू 0 है तो
मैं रिटर्न क्या करूंगा, तो मुझे रिटर्न जीरो ही करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एन की वैल्यू वन है तो मुझे वन ही रिटर्न करना पड़ेगा। और जब हमने जीरो और वन को ऐड किया था, वो वन आया था। और आपको ये भी पता था कि ये वन मैंने क्यों लिखा था, क्योंकि जीरो के पीछे कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये वन लिखा था। तो इस वजह से जो मेरी बेस कंडीशन बनेगी, वो ये बनेगी कि अगर मेरा n, इफ n इज इक्वल टू जीरो हो और n इज इक्वल टू वन हो, तो रिटर्न मैं कर दूं n। कि अगर तो n की वैल्यू जीरो है तो रिटर्न जीरो कर दो, और अगर n की वैल्यू वन है तो रिटर्न वन कर दो, ठीक है। क्योंकि जीरो के आगे कोई नंबर शुरू में नहीं आता, उसकी वजह से हमें वन लिखना पड़ता था, और फिर ये वन आया था। तो ये वही वाली बात है कि अगर तो खाली जीरो होता तो फिर हम क्या रिटर्न करते, जीरो ही अगला नंबर नहीं था आना। और अगर हमने वहां पे वन लिख ली है फिबोनाची सीरीज में, हम अपनी सीरीज को आगे लेके चलें, तो वहां पे जब n इक्वल टू वन आया था, तो वहां पे हमने वन रिटर्न किया था, ठीक है। तो होपफुली इस बात को आपने पिक कर लिया होगा। अच्छा, एल्स केस में क्या होगा? तो एल्स केस में जैसे हमने बात की, अगर मेरा n 8 है तो n माइनस वन वाली पोजीशन और n माइनस टू वाली पोजीशन को हम जमा कर देंगे। तो मैं कर लेता हूँ ये। अब अचीव कैसे होगा, तो मैं रिटर्न करता हूँ फंक्शन का नाम जो कि fib के नाम से मैंने स्टोर किया हुआ है। और इसमें मैं कर लेता हूँ n माइनस वन, ठीक है, प्लस n माइनस टू, ठीक है। अब बेसिकली इसमें मैं करना क्या चाह रहा हूँ, इसमें करना मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर तो मैं कहता हूँ कि पहले सिक्स एलिमेंट का मुझे आंसर बता दो। तो पहले सिक्स एलिमेंट का आंसर है एट, ठीक है। और वो एट आया कैसे है, एन माइनस वन और एन माइनस टू के एलिमेंट को ऐड करके। तो वही मैंने किया है कि अगर मैं इस फंक्शन के अंदर फिब के अंदर सिक्स पास करता हूँ, तो वो मुझे रिटर्न क्या करेगा, एट। तो वो मैं आंसर में स्टोर कर लेता हूँ आंसर के वेरिएबल में, और मैं प्रिंट कर लेता हूँ आंसर को, ठीक है। और मैं अब इसको रन कर देता हूँ, तो ये एट आ गया, ठीक है। तो अब इस कोड को हम रियलाइज कर लेते हैं पाइथन ट्यूटर पे जाके, और मैं इसको करता हूँ पेस्ट और इसे करते हैं रन, ठीक है। अब विजुअलाइजेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, और ये 103 स्टेप्स हैं। तो मैं इसे कम करने के लिए यहाँ पे फाइव भेज देता हूँ ताकि मेरे स्टेप्स कम हो जाए। अब मैं करता हूँ इसको विजुअलाइज, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि आप एक चीज यहाँ पे नोट करेंगे, नॉन लीनियर बिहेवियर। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि चीजें पॉप होना शुरू हो गई, ठीक है। जैसे आगे जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं, तो सबसे पहले चीजें पुश हो रही थी स्टैक में, फिर पॉप होना शुरू हो गई। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कभी चीज पुश हो रही होगी और कभी पॉप हो रही होगी, ठीक है। अ, ये जरा आप देखें, ये अभी पीछे जा रहे हैं, और अब यहाँ से जब हम करेंगे तो ये फिर नीचे आ गए, ठीक है। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये विजुअलाइजेशन किस तरह से हमें अंडरस्टैंड हो पाएगी कि कभी पुश हो रही है चीज, कभी पॉप हो रही है, और हम बिल्कुल एंड तक पॉप करते हुए नहीं पहुंच रहे। आखिर वाले स्टेप्स में तो हम जाएंगे ही, लेकिन ये बेसिकली हुआ क्या है। तो इस चीज को समझने के लिए हम एक और टूल को देखेंगे जिसका नाम है जी रिकरियन डॉट वर्सल के नाम से। तो ये वही प्रोग्राम है, और इसके अंदर मैंने सिक्स पास किया हुआ है, और उसके बेस पे ये एक ट्री बन रहा है बेसिकली। अब इस ट्री की वर्किंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। एक दफा ये अपना ट्री जो है अपनी एनिमेशन कंप्लीट कर ले। तो मैंने एक स्लो वर्जन में यही वीडियो इसकी बनाई हुई है, तो फिर मैं उसे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो मैं जाता हूँ ये अपनी वीडियोस के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर, वहां से मैं वो वाली वीडियो ओपन कर लेता हूँ, और ये मैं अपनी वीडियो ओपन कर लेता हूँ। अब इस वीडियो को मैं स्लोली स्लोली चलाता हूँ। तो सबसे पहले सिक्स मैंने भेजा था, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर। तो एफ एन माइनस वन चला, ठीक है। तो ये फंक्शन का नाम एफ एन है, और एन माइनस वन हुआ तो ये फाइव हो गया। उसके बाद फिर यही चलेगा तो फोर हो जाएगा, फिर यही चलेगा थ्री हो जाएगा, फिर यही चला टू हो गया, और फिर यही चला वन हो गया। अब जब वन पे पहुंचा तो यहाँ पे बेस केस मीट हुआ, तो रिटर्न क्या हुआ, वन।
ठीक है, जो कि हमने कहा था कि अगर n 1 हो जाए तो रिटर्न 1 कर दो, तो इस 1 ने 1 रिटर्न कर दिया। अब यहाँ से क्या होगा कि n-2 चला, ठीक है। अब ये चीज चली है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले चल ही रहा था, लेकिन अब ये भी तो चलना था ना किसी टाइम पे आके, तो जब ये चीज चल गई सारी, ठीक है, उसके बाद ये चीज चला, और अब n-2 किया, तो n की वैल्यू 2 थी, ठीक है, तो वो जीरो हो गई, और जीरो फिर हम बेस कंडीशन पे पहुंच गए, तो जीरो रिटर्न हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1, और ये जो 2 होगा ना, वो 3 को 1 रिटर्न कर देगा, और ये इसने 3 को 1 रिटर्न कर दिया। अब आगे देखें क्या हुआ कि अब इसका हुआ जी n-2, यही वाली चीज काल, तो 3-2 किया, तो वो हो गया 1, ठीक है, और 1 बेस कंडीशन पे फिर पहुंच गया, और उसने 1 रिटर्न कर दिया 3 को। अब ये दोनों 1 और 1 ऐड होंगे, और ये 3 जो है वो 4 को 2 रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे पहुंच गए, अब 4 होगा, n-2 होगा, ठीक है, n-2 हुआ, और फिर n-1, और फिर n-2 होगा, इसका यहाँ पे आ जाएगा 0, और ठीक है, और अब इस 1 ने 1 रिटर्न किया, इस 0 ने 0 रिटर्न किया, और ये जो 2 है, इसके पास इन दोनों की एडिशन रिटर्न हो जाएगी, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 रिटर्न हो गया, और ये 2 जो है ये 4 को अब 1 रिटर्न कर देगा, वही उसने रिटर्न किया, ठीक है। अब ये 2 और ये 1 दोनों को ऐड करेंगे, वो 3 हो जाएगा, 3 जाएगा 5 के पास। अब 5 जो है वो फिर n-2 को कॉल करेगा, n-2 3 हो गया, और ये क्या करेगा, फिर n-1 और n-2 को कॉल करेगा, तो वही हो रहा है, n-1 कॉल किया, फिर n-1 कॉल किया, इसने इस 1 ने फिर 1 रिटर्न किया, और वो 2 के पास चला गया। अब 2 जो है वो दोबारा n-2 को कॉल करेगा, वो जीरो हो जाएगा, तो वो जीरो रिटर्न कर देगा, 1 और 0 को ऐड किया तो 1 आ गया, वो 2 के पास जाएगा, 2 जो है वो फिर 1 1 रिटर्न कर देगा, इन दोनों को ऐड करके, तो वो 3 हो गया। अब 3 दोबारा n-2 को कॉल करेगा, वो 1 है, तो 1 इटसेल्फ 1 रिटर्न कर देगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो वो जनाब साहब 2 हो जाएगा, ये 2 5 के पास चला जाएगा। अब ये 3 और ये 2 ऐड हो जाएगा, और उसका जो रिजल्ट है वो 6 को रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो अब 6 फिर करेगा n-2, और ये 4 हो जाएगा, और फिर n-1 के स्टेप होने लग पड़ेंगे, तो ये 3 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, 1 फिर 1 रिटर्न करेगा 2 को, ठीक है। अब ये जो 2 है ये n-2 को कॉल करेगा, वो 0, इन दोनों को ऐड करके हम 2 के पास अ, उसका सम भेजेंगे, तो वो 1 + 0 1, 2 फिर 3 को 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है, और 3 के पास अब 1 चला गया। अब इसने फिर n-2 कॉल किया, n-2 से 1 हुआ, अब इन दोनों को ऐड करके आंसर आता है 2, वो अब जाएगा 4 के पास, ठीक है, और अब 4 जो है अब क्या करेगा, n-2 को कॉल कर देगा, और वो अपने अंदर n-1 करेगा, और फिर n-2 करेगा, और वो दोनों जो उसके चाइल्ड्स होंगे वो दोबारा अपनी अपनी वैल्यूज भेजेंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 4 को रिटर्न कर देगा 1, और ये जो होगा फिर 4 वो 2 + 1 करके 3 रिटर्न करेगा, और ये 5 और 3 जो है वो 8 जो हमारी लास्ट वैल्यू आती है वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इस वजह से आपको वहां पे नॉन लीनियर बिहेवियर शो हो रहा था कि एक टाइम के अंदर कभी पुश होता है, कभी पॉप होता है, और उसकी रीजन अब आपको समझ आ गई होगी कि ये क्यों हो रहा था, ठीक है। अब एक और चीज है, और वो ये है कि जब आप रिकरियन के साथ इस तरह करते हो, तो बहुत ज्यादा अननेसेसरी स्टेप्स हो रहे हैं, क्योंकि हमें ये तो पता है कि 1 हमेशा 1 रिटर्न करेगा, 0 हमेशा 0 रिटर्न करेगा, 2 जो है वो हमेशा 1 रिटर्न करेगा, जहां पे भी होगा देखें, यहाँ पे भी 2 है वो 1 रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे भी 2 है वो 1 रिटर्न कर रहा है, जो 3 है वो हमेशा 2 रिटर्न करेगी, ठीक है। तो वो पहली दफा जब यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, और वो रिड्यूस कर सकते हैं हम मेमोराइजेशन के थ्रू। अब मेमोराइजेशन क्या करती है कि वो जो स्टेप्स हम दोबारा दोबारा रिपीट कर रहे हैं ना, उसको कैलकुलेट नहीं करती, जब उसे पता चल गया कि 3 का आंसर हमेशा 2 आना है, तो वो यहाँ पे पहुंच के 3 को दोबारा कैलकुलेट नहीं करेगा,
मैं इसकी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, तो फिर आप इस ट्री का कंपैरिजन मेमोइजेशन के ट्री के साथ करेंगे, तो आपको ट्री जो है ना वो काफी रिड्यूस फॉर्म में शो होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही वो कैलकुलेशन करता है, कोई भी कैलकुलेशन वो दो दफा नहीं करता है। ठीक है, तो ये देखें अब 4 है, तो 4 का रिजल्ट उसे यहाँ से पता चल गया था, 3 आता है। तो उसने यहाँ से ही देख लिया, यहाँ से उसने दोबारा नहीं उसे जिस तरह पहले मेमोराइजेशन के बगैर कैलकुलेट किया था उस तरह किया। तो इससे क्या हुआ कि आपका टाइम जो है ना वो काफी रिड्यूस हो गया। तो अब देख लेते हैं कि मेमोराइजेशन को हम कोड में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन डिफाइन करते हैं पहले। ठीक है, और उसका नाम मैं रख लेता हूँ FNM। ठीक है, कि फिबोनाची की प्रॉब्लम और मेमोराइजेशन उसमें डालनी है। और मैं इसके अंदर भेज देता हूँ एक पैरामीटर n के नाम से, और एक भेज देता हूँ अपनी डिक्शनरी। ठीक है, और इसके अंदर मैं करता ये हूँ कि इफ n इन मेमो, ठीक है, तो क्या हो, रिटर्न कर दे मेमो के आंसर को। ठीक है, और फिर वही वाली कंडीशन जो सी हमारा बेस केस था उसके अंदर, n इज इक्वल टू 0 हो, तो क्या हो, रिटर्न हम कर दें n को। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 हो, तो रिटर्न कर दें हम n को ही। ठीक है, ये बेसिकली वही कंडीशन है जो मैंने ये लिखी थी, तो मैं बजाय दो कंडीशन लिखने के मैं एक ही कंडीशन लिख लेता हूँ। तो इसको मैं करता हूँ कट, ताकि वो आपको याद रहे बेस कंडीशन वाली बातें। अच्छा, और फिर मैं क्या करता हूँ कि एल्स केस में मैं क्या करता हूँ, एल्स केस में मैं ये करता हूँ कि मेमो ऑफ एन के अंदर आंसर पास होना चाहिए। ठीक है, और फिबोनाची को मैं कॉल कर देता हूँ, और इसके अंदर मैं पास करता हूँ n-1। ठीक है, कॉमा मेमो, और फिर प्लस, और इसके अंदर भी मैं वही जो हमने पहले इम्प्लीमेंट किए हुए n-2, कॉमा मेमो। ठीक है, और एंड पे जाके मैं रिटर्न कर देता हूँ, रिटर्न मेमो। ठीक है, और अब मैं करता हूँ जी कॉल FNM को, और उसके अंदर मैं भेज देता हूँ 6, और उस पे जो रिटर्न आएगा उसको मैं आंसर में रिसीव कर लेता हूँ और प्रिंट करता हूँ आंसर को। और अब मैं इस कोड को चलाता हूँ, तो एरर आया है। एरर क्या आया है जी, फिब टेक वन पोजिशनल आर्गुमेंट बट टू वर गिवन। तो यहाँ पे मैंने फिब लिख दी है, यहाँ पे एक्चुअली FNM के नाम से आना था, और अब मेरा रिजल्ट सही आ गया। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर, ये जो मेरा पिछला प्रोग्राम है उसके अंदर मैं 100 लिखता हूँ, तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करता जाएगा, एंड आई डोंट नो कि हाउ मच टाइम इट विल टेक। लेकिन मैं इसे करता हूँ स्टॉप। ठीक है, और अब इस प्रोग्राम जो मेमोराइजेशन वाला प्रॉब्लम है उसके अंदर अगर मैं 100 पास करता हूँ, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो विद इन सेकेंड्स आंसर आ गया। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेमोराइजेशन से कितनी एफिशिएंसी अचीव होती है टाइम के लिहाज से। तो होपफुली रिकरियन के प्रॉब्लम्स और रिकरियन का टॉपिक समझ आया होगा, और स्टैक को भी आपने जहन में रखा होगा रिकरियन को समझते हुए। इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही हमें ये अच्छा आता है। लेकिन रिकरियन को ना मना किया जाता है यूज करने से। ठीक है,
अगर मैं आपको नासा के कुछ रूल्स दिखाऊं, नासा टॉप 10 रूल्स इन प्रोग्रामिंग, तो उसमें जो पहला रूल है ना वो यही है कि अवॉइड रिकरियंट सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखिए, द 10 रूल्स आर अवॉइड कॉम्प्लेक्स फ्लो कंस्ट्रक्ट सच एज गो टू एंड रिकरियन। ठीक है, तो वो नासा के जो रूल्स हैं वो भी रिकरियन को यूज करने से मना करते हैं, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि जब आप काम कर रहे होते हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको रिकरियन आनी चाहिए, ताकि आपका इंटरव्यू वो अच्छे तरीके से हो सके। तो अगर तो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, इंडस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने की बेसिकली तैयारी कर रहे हो, तो वो आपको करियर आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो तो फिर आपको लूप्स बड़े अच्छे तरीके से आने चाहिए। दोनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिकरियन के सोल्यूशन कम्प्लेक्स होते हैं, उन्हें अवॉइड किया जाता है आमतौर पे, और लूप वाले सॉल्यूशन को इनकरेज किया जाता है कि वो लिखो, जैसे मैंने आपको नासा का रूल दिखाया है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट आपको दोनों चीजें आनी चाहिए, आपको रिकरियन के सॉल्यूशंस भी लिखने आने चाहिए और आइटरेटिव सॉल्यूशंस भी आने चाहिए।